नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शौर्य एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, हमने एक सीरीज़ शुरू की थी जिसमें हम जनवरी 2024 से लेकर नवंबर 2024 तक के करंट अफेयर करवा रहे थे। इसका एक भाग समाप्त हो गया था। आज हम करेंगे भाग 2। चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। भाग 2 का पहला क्वेश्चन है एनपीएस वात्सल्य योजना शुरू की गई। एनपीएस वात्सल्य योजना का नोडल मंत्रालय कौन सा है, यानी कि यह एनपीएस जो वात्सल्य योजना है किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वित्त मंत्रालय। तो फ्रेंड्स, अगर इसके बारे में बात करें तो 18 सितंबर को वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण जी हैं, इनके द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई और जिसका इन्होंने घोषणा बजट 2024 में भी की थी। अगर इसमें बात करें तो ये बच्चों से संबंधित अगला प्रश्न है। हाल ही में पतन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया, यानी कि जो भारतीय जहाजरानी मंत्रालय है उसके द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मनु भाकर। अगर मनु भाकर की बात करें तो ये हरियाणा राज्य से संबंधित है, सभी लोग जानते हैं, और इन्होंने पेरिस ओलंपिक में 2 पदक जीते थे। और दोनों कौन से पदक थे? कांस्य पदक जीते थे इन्होंने, जो ब्रॉन्ज मेडल होते हैं वो जीते थे। अगला प्रश्न है तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोना सिंह। अगर हम मोना सिंह की बात करें तो मोना सिंह ने यह कारनामा राजस्थान में चल रहे वायुसेना अभ्यास तरंग शक्ति के दौरान किया है। अगला प्रश्न है एक देश एक चुनाव को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की है और एक देश एक चुनाव के लिए समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामनाथ कोविंद। जो रामनाथ कोविंद हैं भारत के पूर्व राष्ट्रपति है, सभी लोग जानते हैं। अगर इस स्कीम के बारे में देखें तो एक राष्ट्र एक चुनाव जो समिति है, ये देश में सभी स्तरों के चुनाव जैसे लोकसभा, विधानसभा, पंचायत और जो अन्य जो भी चुनाव हैं उनको एक साथ कराने के लिए 2 सितंबर 2023 को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था। अगर इसके उद्देश्य की बात करें, जो इसका उद्देश्य है भारत में हर साल होने वाले चुनावों की संख्या में कमी करना, साथ ही साथ संसाधन की बचत जैसे धन, समय और मानव शक्ति का बचाव करना। अगर इस योजना को देखें तो ये सबसे पहले 1951 से 67 तक देश में लागू थी, जब लोकसभा और राज्य विधानमंडल के जो चुनाव होते थे एक साथ होते थे। और 1968-69 के बाद ये चुनाव होना बंद हो गए, क्योंकि कई विधानसभाओं के भंग होने के कारण इनको बंद करना पड़ा। तो इसको फिर से भारत सरकार शुरू कर रही है। एक देश एक चुनाव के जो अध्यक्ष हैं तो वो है रामनाथ कोविंद। अगला प्रश्न है जाफर हसन को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। देखिए फ्रेंड, हाल ही में जो जाफर हसन है वो जॉर्डन के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। अगर हम जॉर्डन की बात करें तो जॉर्डन दक्षिण पश्चिमी एशिया का एक देश है जिसकी राजधानी अम्मान है। अगला प्रश्न है 23वें राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड में 23वें राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन किया जाएगा। अगर बात करें राष्ट्रमंडल खेल की तो ये 2026 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में होना था, परंतु बढ़ती लागत के कारण ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य ने आयोजन से मना कर दिया, तो जिस कारण इसको शिफ्ट किया गया स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। 2026 में होगा स्कॉटलैंड के ग्लासगो में ऑस्ट्रेलिया की जगह। अगर हम शुरुआत की बात करें तो कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत हुई थी 1930 हैमिल्टन कनाडा से, जिसका पुराना नाम था ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। और 1950 के बाद इसका नाम राष्ट्रमंडल खेल हो गया। और राष्ट्रमंडल खेल वही देश खेलते हैं जो कभी ब्रिटिश के गुलाम रहे हैं। तो अगर 2022 की बात करें तो 2022 में ये हुआ था बर्मिंघम, इंग्लैंड के अंदर। अगला प्रश्न है टाइम ट्रेवल ने किस यूनेस्को स्थल को एशिया में सर्वाधिक फोटोजेनिक यूनेस्को स्थल घोषित किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंकोर वाट मंदिर। देखिए फ्रेंड्स, जो टाइम ट्रेवल की एक सूची आई है जिसमें मोस्ट फोटोजेनिक जो प्लेस है उसको घोषित किया है, जो कंबोडिया के अंदर अंकोर वाट मंदिर है उसे घोषित किया है, जिसको पहली रैंक दी है। अगर हम इसके बारे में बात करें तो टाइम ट्रेवल ने कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट को एशिया में सबसे अधिक फोटोजेनिक यूनेस्को साइट घोषित किया है। और इसने जो 10 शीर्ष सबसे फोटोजेनिक यूनेस्को स्थल घोषित किए हैं उस एशिया में स्थित है। अगर हम उनकी बात करें तो पहला अंकोर वाट है, दूसरा ताजमहल है, हम्पी जो भारत में है, चीन की दीवार है, प्राचीन शहर म्यांमार का है, बोरोबुदुर है, वियतनाम का हांगलोंग बे है, क्योटो जापान का है, पेड्रो जॉर्डन का है और फिलीपीन कॉर्डिलेरास फिलीपींस का है। तो ये 10 शहर हैं जो मोस्ट फोटोजेनिक। अगला प्रश्न है कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉर्डन। अगर इसके बारे में देखें तो सितंबर 2024 में WHO ने जॉर्डन को कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है, क्योंकि जॉर्डन में 20 साल से अधिक समय से कुष्ठ रोग का कोई भी मामला दर्ज नहीं हुआ है। कुष्ठ रोग जिसे लेप्रोसी कहते हैं यह एक संक्रामक रोग है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है भारत ने सिंधु जल में संशोधन की मांग की है। इस संधि के तहत निम्नलिखित में से
किस नदी के पानी के उपयोग का अधिकार भारत को नहीं है? तो आपके ऑप्शन है ब्यास, झेलम, सतलुज या फिर रावी। देखिए फ्रेंड, जो सिंधु नदी जल समझौता हुआ था 1960 में हुआ था, जिसमें सिंधु नदी तंत्र की 6 नदियाँ थी, जिसमें से 3 तो पाकिस्तान को दी गई और 3 भारत को दी गई। तो जो भारत का अधिकार है वो ब्यास, सतलज और रावी पर है, और जो पाकिस्तान का अधिकार है सिंधु, झेलम और चिनाब पर है। तो भारत के अधिकार में कौन सी नहीं है? झेलम नदी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में पाकिस्तान सरकार को एक नोटिस भेजा है जो भारत सरकार ने भेजा है और सिंधु नदी में संशोधन की मांग की समीक्षा की है। अगर इसके बारे में बात करें, ये 19 सितंबर 1960 को हुई थी और यह संधि पाकिस्तान के कराची में हुई थी, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे और पाकिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान थे। इनके द्वारा हस्ताक्षरित की गई थी। अगला प्रश्न है, गृह मंत्री अमित शाह ने श्वेत क्रांति 2.0 लॉन्च किया है। श्वेत क्रांति शब्द किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दूध से। देखिए फ्रेंड्स, जो श्वेत क्रांति है, अगर उसके बारे में देखें तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है और इसकी शुरुआत भारत में 1970 में ऑपरेशन फ्लड के नाम से शुरू हुई थी और जो ये शुरू करने का श्रेय जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाता है, जिनको भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने वेस्ट नाइल फीवर के केसेस आने के बाद अलर्ट जारी किया है? एक बीमारी आई है वेस्ट नाइल फीवर, जिसके बाद अलर्ट जारी किया गया है, तो ये आई है केरला के अंदर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, केरल। अगर इसकी बात करें तो वेस्ट नाइल एक मच्छरजनित रोग है जो आमतौर पर संक्रमित मच्छरों के कारण होता है। अगला प्रश्न है, बैडमिंटन प्रतियोगिता थॉमस कप और उबेर कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये कप जीता है चाइना ने, तो इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चाइना। अगर इस कप की बात करें, ये टेनिस से संबंधित है। थॉमस की बात करें तो ये मेल टेनिस से है, उबेर की बात करें तो ये फीमेल टेनिस से है। दोनों टेनिस से रिलेटेड है। और पुरुषों की जो बैडमिंटन प्रतियोगिता है यानी कि थॉमस कप, इसको जीता है चाइना ने इंडोनेशिया को हराकर। और जो महिलाओं का कप है उबेर कप, इसको भी चाइना ने जीता है इंडोनेशिया को हराकर, और ये आयोजित भी चाइना में किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा चीन। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की रैंकिंग में टॉप 25 में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन है? देखिए फ्रेंड्स, जो अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ है उसमें पहली बार कोई भारतीय महिला शामिल हुई है टॉप 25 में, तो वो भारतीय टेनिस प्लेयर मनिका बत्रा है, जिन्होंने टोटल 24वीं रैंक हासिल की है। तो ये पहली खिलाड़ी हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा मनिका बत्रा। अगर हम बात करें मनिका बत्रा की, तो ये दिल्ली से रिलेटेड है और इनको जो अवार्ड दिया गया है अर्जुन अवार्ड 2018 में और मेजर ध्यानचंद अवार्ड 2020 में दिया गया है। अगला प्रश्न है, बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की चौथी वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, म्यांमार। जो बिम्स्टेक की जो बैठक हुई है वो म्यांमार के अंदर हुई है। अगर हम इसके बारे में बात करें तो बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की चौथी वार्षिक बैठक म्यांमार के राजधानी नेपिदा या नेपिदो, जो भी बोलना है, वहाँ आयोजित की गई और भारत की ओर से इस बैठक में अजीत डोभाल जो कि सुरक्षा प्रमुख हैं, इन्होंने भाग लिया है। अब बिम्स्टेक की बात करें तो इसकी स्थापना 1957 में हुई और इसका जो मुख्यालय है ढाका बांग्लादेश में है और इसमें 10 देश शामिल हैं। बिम्स्टेक में कितने देश हैं? 10। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों की शूटिंग प्रतियोगिता में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मनु भाकर। यानी कि जो कहने का मतलब है, शूटिंग में 2024 में पहला जो मेडल जीता है वो किसने जीता है? मनु भाकर ने। अगर बात करें मनु भाकर की, तो पदक जीतने के बाद मनु भाकर ओलंपिक खेलों की शूटिंग प्रतियोगिता में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है और ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली 5वीं शूटिंग खिलाड़ी बन गई हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा मनु भाकर। अगला प्रश्न है, भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर पी श्याम निखिलम किस राज्य से संबंधित हैं? तो पी श्याम निखिलम है तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अभी जो 50वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, अगर इनके बारे में बात करें तो तमिलनाडु के पी श्याम निखिलन को शतरंज ग्रैंड मास्टर घोषित किया गया है। ये भारत के 50वें ग्रैंड मास्टर हैं। इनसे पहले आर वैशाली जो 84वीं ग्रैंड मास्टर के रूप में घोषित की गई थी। अगला प्रश्न है, इंग्लिश चैनल को पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की पैरा तैराक कौन है? तो जो पैरा तैराक है सबसे कम उम्र की, उनका नाम है जिया राय, जिन्होंने 16 साल की उम्र में ये कारनामा करके दिखाया है। अगर जिया राय की बात करें तो जिया राय ने 16 वर्ष की उम्र में यह कारनामा किया है। ये सबसे तेज महिला पैरा तैराक बन गई हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा देश ब्रिक्स ग्रुप का हिस्सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्जेंटीना। आप लोग जानते हैं ब्रिक्स में 10 देश हैं, पहले 5 थे और 5 और जुड़ गए हैं और अर्जेंटीना को भी न्योता दिया गया था, जिन्होंने शामिल होने से मना कर दिया। अगर ब्रिक्स की बात करें तो 2006 में ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन, इन देशों ने एक समूह बनाया था
BRIC, यानी कि ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना। उसके बाद जो दक्षिण अफ्रीका है, जो S जुड़ा है, ये 2010 में शामिल हुआ। और पिछले साल जो 2023 की बैठक हुई थी उसमें 5 देश और शामिल हुए थे, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और UAE। अब टोटल हो गए हैं 10 देश। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने क्रिकेट वुमेन्स एशिया कप 2024 का खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रीलंका। अगर फाइनल की बात करें, श्रीलंका और भारत के बीच खेला गया था फाइनल मुकाबला, जिसमें श्रीलंका जीता है। और जो होस्ट किया है, जो होस्ट कंट्री है, वो श्रीलंका ही है। और जीती भी कौन है? श्रीलंका है। अगर बात करें इस कप की, तो पहली बार शुरुआत हुई थी 2004 में। जो इसका आयोजन करता है तो एशियन क्रिकेट काउंसिल करती है। और सर्वाधिक बार इस कप को जीतने वाला भारत है, जिन्होंने 7 बार जीता है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 159। देखिए फ्रेंड, जो 2023 में भारत की रैंक थी 161 थी। इस बार 2 की बढ़ोतरी देखने को मिली है, तो 159 2 स्थान ऊपर खिसक गया है। अगर टॉप देशों की बात करें तो नंबर 1 पे नॉर्वे है, डेनमार्क है, फिर स्वीडन है और आखिरी पायदान जो 180 नंबर पे है, इरिट्रिया है। अगर बात करें इस इंडेक्स को कौन जारी करता है, तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, RSF। अगर इसकी शुरुआत की बात करें तो 2002 से शुरू किया गया है। प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय जोड़ी ने पेरिस ओलंपिक 2024 शूटिंग के 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम में ब्रॉन्ज मेडल जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मनु भाकर, शरदजोत सिंह। इनकी जोड़ी ने 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक जीता है, ये सभी लोग जानते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मनु भाकर एक ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय और 2 ओलंपिक मेडल जीतने वाली भारत की चौथी खिलाड़ी बन गई हैं। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के मध्य लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी क्षेत्र विवाद है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नेपाल। जो नेपाल है, इन्होंने 2024 में अपना एक नया मैप जारी किया, जिसमें लंपियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी क्षेत्र को अपने मैप में दर्शाया गया है। जो अपने देश का नया मैप जारी किया उसमें इसको दर्शाया है। अगर भारत और नेपाल की कुल सीमा की बात करें तो 1850 किलोमीटर है। नेपाल सीमा से लगने वाले जो भारतीय राज्य हैं, सिक्किम है, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड है। तो जो ये लिपुलेख है वो उत्तराखंड में है, तो उत्तराखंड और नेपाल के बीच का विवाद है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो यूएनओ ने 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस मनाने की घोषणा की है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 मई। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने स्कूल ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मणिपुर। देखिए फ्रेंड्स, अगर इस योजना के बारे में बात करें तो यह योजना उन छात्रों के लिए है जो मणिपुर में जातीय हिंसा को मद्देनजर रखते हुए राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। उन छात्रों के लिए वहाँ की जो राज्यपाल थी अनुसुईया उइके, उनके द्वारा स्कूल ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत की गई। और जो वर्तमान वहाँ के राज्यपाल हैं तो वो हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। अगला प्रश्न है, भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने संन्यास की घोषणा की है। इन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2024 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अगर इनके बारे में बात करें तो पेरिस ओलंपिक खेल में हार के बाद भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने संन्यास की घोषणा की है और ये कर्नाटक राज्य से संबंधित हैं। 2024 में इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जो जोड़ी में था, इनके साथ ऑस्ट्रेलियन जोड़ीदार था, तो वो जीता है 2024 में। ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी भी बन गए हैं। 43 साल की उम्र में इन्होंने यह खिताब जीता है, तो 43 ईयर में तो संन्यास भी ले लिया है। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? देखिए फ्रेंड्स, जो संघ लोक सेवा आयोग के पुराने अध्यक्ष मनोज सोनी थे, उनके द्वारा इस्तीफा दिए जाने के बाद प्रीति सूदन को संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रीति सूदन। अगर हम इनके बारे में बात करें तो प्रीति सूदन यूपीएससी की जो अध्यक्ष बनने वाली है दूसरी महिला है, जबकि पहली महिला कौन थी? रोज मिलियन मैथ्यू थी, ये सभी लोग जानते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल की गई साडो सोने और चांदी की जो खदान है किस देश में स्थित है? जो साडो खदान है, जहाँ से लगभग 400 सालों से सोना और चांदी निकाला जा रहा है, तो ये सुरंग है जापान में। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, जापान। अगर इस सुरंग के बारे में बात करें तो ये उत्तरी जापान के निगाटा तट पर एक द्वीप पर स्थित है, जहाँ से लगभग 400 साल से कार्य संचालित है। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला थोरियम आधारित न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन से देश में स्थापित किया गया? तो न्यूक्लियर पावर प्लांट जो थोरियम आधारित है, वैसे तो यूरेनियम आधारित होता है, तो पहला है थोरियम आधारित, तो ये लगाया है चाइना। ऐसे कामों में चाइना आगे रहता है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, चाइना। अगर इसकी बात करें तो चीन ने गोबी मरुस्थल में विश्व का पहला थोरियम आधारित न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किया है।
इस परमाणु स्टेशन में ईंधन के रूप में यूरेनियम की जगह थोरियम का इस्तेमाल किया जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध खिलाड़ी अंशुमान गायकवाड़ का निधन हो गया है, इनका संबंध किस खेल से है? तो जो अंशुमान है वो भारतीय क्रिकेट टीम के पुराने खिलाड़ी हैं, तो आंसर होगा ऑप्शन बी क्रिकेट। अगला प्रश्न है, वायुसेना अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी तमिलनाडु और राजस्थान। अगर इसके बारे में बात करें, वायुसेना अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का आयोजन 2 चरणों में होगा। पहले ये तमिलनाडु में होगा, बाद में राजस्थान में होगा। तरंग शक्ति 2024 का भारत का पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास है। ये अमेरिका के वायुसेना अभ्यास रेड फ्लैग पर आधारित है। अगला प्रश्न है, देश का पहला 3D प्रिंटेड स्कूल किस राज्य में खोला गया है? तो देश का पहला 3D प्रिंटेड स्कूल अरुणाचल प्रदेश में खोला गया है। अगर इसकी बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में देश का पहला 3D प्रिंटेड स्कूल बनाया गया था और यह अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर के पाचिन में स्थित है। देखिए फ्रेंड्स, ये तो है देश का पहला 3D प्रिंटेड स्कूल जो कि अरुणाचल के ईटानगर के पाचिन में स्थित है। अगर हम बात करें देश का पहला 3D डाकघर, 3D प्रिंटेड डाकघर ये कहाँ खोला गया, इसको आप कमेंट करेंगे। देश का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर ये कहाँ खोला गया। अगला प्रश्न है, अयोध्या के भगवान राम पर आधारित दुनिया का पहला डाक टिकट किस देश ने जारी किया है? देखिए फ्रेंड्स, जो अयोध्या का जो मंदिर है, राम मंदिर, उनकी जो रामलला की मूर्ति है उस पर आधारित जो डाक टिकट है वो लाओस देश ने जारी किया है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, लाओस। लाओस एक दक्षिण पूर्व एशियाई देश है जिसने यह टिकट जारी किया है। अगला प्रश्न है, श्रीता थाविसिन के स्थान पर थाईलैंड का 31वां प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो थाईलैंड के जो नए प्रधानमंत्री हैं ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, पेंतोगाटन सिनावात्रा। देखिए फ्रेंड्स, जो श्रीता थाविसिन है इनको क्यों हटाया गया? क्योंकि थाईलैंड की जो अदालत है इन्होंने इस पे नैतिकता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था। अगला प्रश्न है, 10 अगस्त 2024 को तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द्रौपदी मुर्मू। भारत की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू को तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। तो अगर इसकी बात करें तो यह सम्मान तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति जोसे रमोसे होर्ता ने प्रदान किया है। इससे पहले 6 अगस्त 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से भी सम्मानित किया गया था। तो फिजी के सर्वोच्च सम्मान से भी किसे सम्मानित किया गया? अगला प्रश्न है, भारत और किस देश की सेना के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हमेशा से ही श्रीलंका के साथ होता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगर बात करें मित्र शक्ति की तो ये 10वां संस्करण था 2024 में जो हुआ है, और जो इसका आयोजन हुआ है मदुरोया श्रीलंका के अंदर 12 से लेकर 25 अगस्त के बीच हुआ है। और भारतीय सेना की इसमें राजपुताना राइफल्स जो आरआर है और श्रीलंका की जो सेना गजबा रेजिमेंट। अगला प्रश्न है, देश का पहला 24 घंटे चलने वाला अनाज एटीएम किस स्थान पर खोला गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। देश का 24 घंटे चलने वाला अनाज एटीएम उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में खोला गया। अगर इसकी बात करें तो इस एटीएम को अन्नपूर्ति नाम दिया गया है, जो 24/7 अनाज प्रदान करेगा और एक बार में इसके अनाज देने की जो लिमिट है 50 kg तक है, 50 kg। अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो भारत के स्थान की बात करें तो 71वां स्थान रहा है। अगर भारत की बात करें तो भारत ने 2024 पेरिस ओलंपिक में 1 रजत पदक और 5 कांस्य पदक जीते हैं। पदक तालिका में पहले स्थान पर अमेरिका है जिसने 126 पदक जीते हैं, जिसमें 40 स्वर्ण, 44 सिल्वर और 42 कांस्य पदक हैं। अगर दूसरे में बात करें तो दूसरे पे चाइना है, 91 पदक जीते हैं, जापान है 45 जीते हैं, ऑस्ट्रेलिया ने 53 जीते हैं और 71वां भारत है जिसने 6 पदक जीते हैं। अगर भारत की ओर से बात करें तो मनु भाकर और सरबजोत सिंह इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, 2 पदक तो इनके हो गए। दूसरा है स्वप्निल कुसारे जो महाराष्ट्र के हैं, इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है और इनका जो इवेंट था 50 मीटर राइफल का था, जिसमें तीसरी पोजीशन आने पर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अगर भारतीय हॉकी टीम की बात करें तो भारतीय हॉकी टीम ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और नीरज चोपड़ा की बात करें तो इन्होंने भाला फेंक जो जेवलिन थ्रो है उसमें सिल्वर मेडल जीता है और जो इनका थ्रो था 89.45 मीटर था। और अगर अमन शेरावत की बात करें तो इन्होंने रेसलिंग जो 57 kg की कैटेगरी थी उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और इसी के साथ जो ओलंपिक मेडल जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? अमन शेरावत, जिनकी उम्र 21 साल 24 दिन थी। अगर ओलंपिक में ध्वजवाहक की बात करें तो उद्घाटन समारोह में अचंता शरद थे जो टेबल टेनिस से थे और पीवी सिंधु बैडमिंटन से थी। अगर समापन में बात करें तो मनु भाकर शूटिंग से थी और PR श्रीजेश
जो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे। अगला प्रश्न है, लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में पार्टी आला कैरियरा अस्कोना लोकार्नो पर्यटन पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शाहरुख खान। शाहरुख खान को लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल का पुरस्कार दिया गया। शाहरुख खान इस पुरस्कार को जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, शाहरुख खान एकमात्र व्यक्ति हैं पूरे वर्ल्ड में जिनको 7 महाद्वीपों से पुरस्कार प्राप्त हैं। 7 महाद्वीपों से पुरस्कार प्राप्त हैं, वो कौन है? शाहरुख खान है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में पहली वैश्विक महिला खिलाड़ी कबड्डी लीग का आयोजन किया गया? तो वैश्विक महिला कबड्डी लीग का आयोजन हरियाणा में किया गया है। अगर बात करें इस लीग के बारे में, तो इस टूर्नामेंट में 15 से अधिक देशों की महिलाओं ने भाग लिया है। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहे भारतीय खिलाड़ी प्रमोद भगत का संबंध किस खेल से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैडमिंटन। अगर हम इनके बारे में बात करें तो ये एक पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जिनको विश्व बैडमिंटन संघ ने सस्पेंड किया है, क्योंकि प्रमोद भगत को एंटी डोपिंग नियमों का उल्लंघन करने के कारण निलंबित किया गया है। अगर प्रमोद भगत की बात करें तो इनको 18 महीने तक निलंबित किया गया है, जिसके बाद वे पेरिस ओलंपिक में भाग नहीं ले पाए। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स 38 एनुअल वर्ल्ड बिलियनर लिस्ट 2024 के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बर्नार्ड अर्नोल्ट एंड फैमिली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बर्नार्ड अर्नोल्ट। अगर हम बर्नार्ड के बारे में बात करें, ये फ्रांस देश के निवासी हैं और जिनके पास कुल $233 बिलियन की संपत्ति है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी इस लिस्ट में शीर्ष 10 में है और इन्होंने सूची में 9वां स्थान प्राप्त किया है। तो पहले नंबर पर बर्नार्ड है, दूसरे पर एलन मस्क है, तीसरे पर जेफ बेजोस है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पुरुष खो खो चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। जो पुरुष खो खो चैंपियनशिप का खिताब जीता है वो महाराष्ट्र ने जीता है। अगर इस चैंपियनशिप के बारे में बात करें तो नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में 56वें नेशनल खो खो चैंपियनशिप का आयोजन किया गया और महाराष्ट्र की जो पुरुष टीम है इन्होंने रेलवे को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। अगर पुरुष वर्ग विजेता की बात करें तो महाराष्ट्र है, उपविजेता रेलवे है और महिला वर्ग में भी विजेता महाराष्ट्र है और उपविजेता भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण है। प्रश्न है, हाल ही में विश्व का पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रिया। जो विश्व का पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन है वो ऑस्ट्रिया में ही किया गया। अगर इस सम्मेलन की बात करें, इसमें 34 देशों के नेताओं ने भाग लिया, जो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में आयोजित हुआ। इसका जो उद्देश्य है परमाणु ऊर्जा के कार्यान्वयन में तेजी लाना। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 29 जुलाई 1957 को इसकी स्थापना हुई। IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो इसका जो हेडक्वार्टर है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना के अंदर है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के करंट अफेयर। ये सीरीज आगे कंटिन्यू रहेगी। आज भाग 2 है, जिन लोगों ने भाग 1 नहीं देखा है, भाग 1 से लेकर इसको आगे कंटिन्यू रखेंगे जब तक जनवरी से लेकर नवंबर तक के जो सारे करंट अफेयर है वो पूरे नहीं हो जाते। तो ये भाग 2 था, इससे आगे होगा भाग 3 में। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।